So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 4th of class 12th physics, that is moving charges and magnetism. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, अपना फर्स्ट यूनिट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर हमने एक चीज समझी थी, एक चीज देखी थी कि अगर चार्ज मोशन करता है तो वहां पर वो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी प्रोड्यूस करता है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, उसके क्या क्या फिनोमेना होते हैं, वो हम रियल लाइफ में या फिर कहां पर हम इसको यूज करते हैं, वो हम इसमें इस चैप्टर में चेकआउट करने वाले हैं। बाकी इस चैप्टर के जो सभी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उन सभी को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो नोट्स हैं और भी सब जो वीडियोस और सब आपके लिए हेल्पफुल जो चीजें हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। शुरू करते हैं अपना रिवीजन। देखो यहां पर बात आती है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल सेट इनटू मोशन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा पॉइंट आता है। अब देखो ये शुरुआत कहां से हुई, मींस मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता कैसे चला। तो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अगर वायर में से करंट फ्लो हो रही है तो वो उसके पास जो कंपास रखा हुआ है उसकी नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। और जो कंपास है उसकी नीडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी अगर आसपास क्या हो, कोई मैग्नेट रखी हो, लेकिन वहां पर कोई भी मैग्नेट नहीं रखी हुई थी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया और अपना कंक्लूजन ये दिया कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन एनी कंडक्टिंग वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। जब भी किसी वायर में मैग्नेटिक करंट फ्लो होगी तो उसके आसपास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ हमें क्या बताता है कि हमारे पास अगर कोई वायर है उसमें हमारे पास आई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या होगी, एक वायर होगी, तो इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो किसी ऑब्जर्वेशन पी पॉइंट पर हमारे पास वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास हमारी किसके कोल आती है, इस तरीके से हमारे पास ये इसका डायग्राम होता है और ये आती है dv इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। जो db हो गया वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, न्यू नॉट एक तरीके से होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आईडीएल मतलब करंट एलिमेंट, आई का मतलब होता है जो करंट इसमें वायर में करंट फ्लो हो रही है वो, और डीएल मतलब जो हमने एक छोटा सा लेंथ का हिस्सा लिया हुआ है वो, और साइन तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा इसमें हमारे पास किस किसके बीच में होता है, जो आईडीएल है और जो हमारे पास वायर है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा होता है। मींस जो डीएल है और जो आर हमने जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना, पी पॉइंट और जो करंट एलिमेंट है उनके बीच की जो लाइन है और जो वायर है उन दोनों के बीच का एंगल होता है हमारा थीटा, और आर स्क्वायर मतलब कि जो वायर है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हमारे पास पॉइंट आ जाता है। ये होता है हमारे पास बायो-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड पाल्म रूल से देते हैं, तो जो हमारा थंब है अगर उसको हम किस डायरेक्शन में करें, करंट की डायरेक्शन में करें, तो जिस तरफ हमारी फिंगर आती है, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो जिस तरफ हमारी फिंगर जाएंगी उस तरफ हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग हम कंडक्टर्स में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेंटर। एक हमारे पास सर्कुलर लूप है कुछ इस तरीके से, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है B इज इक्वल टू एन न्यू नोट आई अपॉन 2r, ये वैल्यू होती है। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, r मतलब हमारी रेडियस होती है, न्यू नोट हमारा कांस्टेंट हो गया, आई हमारी जितनी वहां पर करंट फ्लो हो रही है वो, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर हम किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती क्या होती है। बाकी जो सब जितने भी फॉर्मूलेज है, जो भी लॉज आ रहे हैं, उन सब की जो डेरिवेशन है वो सब की वीडियो चैनल पर मतलब कि अपलोडेड है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बात करते हैं वैल्यू की, तो B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए। और इसमें जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे जैसे हम सेंटर से हम अपना सरफेस की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है। आगे बात करते हैं ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस का साइन φ2। बाकी ये वाला जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स के लिए कम यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये यूज करते हैं B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये क्या है, ये फॉर्मूला तब यूज होता है कि हमारे पास कोई लॉन्ग कंडक्टर है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उसके आसपास ही हो, तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। और ए का मतलब यहां पर क्या है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो हमारे पास कंडक्टर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू द थिक वायर। थिक वायर मतलब कि उसके अंदर, उसके सरफेस पर और उसके सरफेस से बाहर हम तीन जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे वहां पर हमारी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जहां पर हमारा स्मॉल आर है वो किसके मतलब कि वो कैपिटल आर से बड़ा है, तो वहां पर जो वैल्यू होगी
वो हमारे पास आ जाएगी न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और अगर हम सरफेस पर देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है बी इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये वैल्यू आती है। और अगर हमारे पास जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या हो, छोटा हो, मतलब हम क्या कर रहे हैं बाहर की तरफ मेजर, अंदर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वहां पर इनसाइड मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू आएगी बी इक्वल टू न्यू नॉट स्मॉल आर इंटू आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। ये हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी टर्म आती है करंट एलिमेंट। देखो हमने बायो-सैवर्ट लॉ में एक वर्ड देखा था करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो, और जो हमने लेंथ एलिमेंट लिया है वो डीएल। तो जो आई है और जो डीएल है इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वहां से जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो आई डॉट डीएल हमारे पास क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पियर्स लॉ। देखो एम्पियर्स लॉ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी डेरिवेशन हमारे आते हैं, और बाकी ये जो लॉ की डेफिनेशन है ये भी आप एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। तो एम्पियर्स लॉ का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास अगर कोई भी क्लोज सर्किट है, ठीक है, उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अगर हम उसका क्या ले लें, उसका एक तरीके से क्लोज इंटीग्रेशन ले ले, मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रेशन ले ले, तो वहां पर वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो हमेशा उसके इक्वल होगा जो उस सर्किट में जो करंट है अगर उसका न्यू नॉट टाइम्स कर दे तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। मींस क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल हमेशा किसके इक्वल होता है, न्यू नॉट आई के इक्वल हमारा इक्वल होता है। बाकी इसकी अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो वो इस तरीके से आती है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द न्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड इन दैट पाथ। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एम्पियर्स लॉ आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपका वही है जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, आप अपनी एक वायर को क्या करते हो, काफी बार टर्न कर देते हो और उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल हेलिक्स लगा देते हो, मतलब सिलेंडर लगा देते हो कार्डबोर्ड का, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। वहां पर आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अंदर जो इनसाइड द सोलेनॉइड वैल्यू होती है वो होती है न्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और जो बाहर पोल्स पर जो वैल्यू होती है वो होती है न्यू नॉट स्मॉल एन आई अपॉन 2। ये हमारी वैल्यू होती है। मींस जो पोल्स पर है वो क्या होती है, वैल्यू हाफ होती है इन कंपैरिजन टू इंटरनल। ठीक है, पॉइंट ये आप याद रखना। ठीक है, ये आ जाता है हमारा सोलेनॉइड। नेक्स्ट हमारी वैल्यू आती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। मींस जैसे हमारे पास ये सब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं इसमें हमारा क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, चलो ये आ जाता है। तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर आ जाए तो उस पर क्या लगती है, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू हमारे पास चार्ज की वैल्यू होगी, वी मतलब वो किस वेलोसिटी से चल के आ रहा है, बी मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो थीटा होता है, थीटा का मतलब होता है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मींस जो वेलोसिटी फैक्टर है वो, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये और ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं अपना थीटे की वैल्यू यहाँ पर हमारी होती है। और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देंगे वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसमें हम अपना थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेट लाइन में कर देते हैं, मींस 90 डिग्री पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो थंब तो लास्ट में आएगा, एक तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से रखें, जो हमारे पास ये फोर फिंगर होगी, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दे, और जो मिडल फिंगर है इसको हम वेलोसिटी मींस जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में कर दे, तो हमारे पास जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देता है, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। ये आ जाता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट बात करते हैं लॉरेंस फोर्स। देखो लॉरेंस फोर्स काफी इंपॉर्टेंट फोर्स होती है। अगर आप आगे चल के बीएससी एमएससी हायर एजुकेशन करते हो तो हर तरह की आपकी जो लैब्स होती है वहां पर आपकी लॉरेंस फोर्स यूज होती है, मींस ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, कहीं पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों हैं, और दोनों मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एंटर करता है तो उस पर क्या लगती है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों साइमल्टेनियसली लगती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस का क्यू वी बी, हमारी ये वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स हमारी, और इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू अगर हम एक फॉर्मूले वाइज लिखे तो आती है एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस का वी क्रॉस बी। ये हमारी वैल्यू आ गई। मींस सिंपल मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को अगर सम कर दे तो उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स। देखो हमारे पास ये सब चार्ज मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो उसमें अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो एंट्री करता है तो उस पर किस तरह की मैग्नेटिक फोर्स लगती है, कितनी कितनी इसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ एफ एम इज F is perpendicular to V। सिंपल बात है, अगर आप ही देखो, अगर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वहां पर वर्क डन क्या होता है, वो जीरो होता है। तो उसी तरीके से पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है FM कैन नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। जो मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकती।
नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है ट्राइजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मींस इसमें क्या आता है, जैसे ये सब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल 180 डिग्री पर एंट्री करता है या फिर 0 डिग्री पर एंट्री करता है, तो यहां पर जो आपकी इसकी ट्राइजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होती है। और अगर वो क्या 90 डिग्री पर एंट्री करे तो वो क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगता है। और अगर वो एक्यूट एंगल पर एंट्री करे तो उसका पाथ क्या हो जाता है, हेलिकल पाथ हो जाता है। हेलिकल पाथ का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, मींस सर्कुलर मोशन भी करता रहेगा और लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता रहेगा। ये सब आ जाता है हमारा ट्रेजेक्ट्री से। नेक्स्ट आता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वहां पर हमारे कुछ फॉर्मूलेज आ जाते हैं जो कि आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में या फिर जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वहां पर आपके डायरेक्ट यूज होंगे, जो कि आता है mv² बाय r इक्वल टू QVB। और जो यहां पर सिंबल लिखा हुआ है उनका सबका यूजुअल मीनिंग है, बाकी अगर किसी का हार्ड है तो मैं यहां पर ऐसे लिख भी दूंगा। यहां पर आता है r इक्वल टू mv अपॉन QB, और जो t की वैल्यू होती है 2πm अपॉन QB, जो फ्रीक्वेंसी होती है f इक्वल टू QB अपॉन 2πm हमारा होता है। बाकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है q² b² r² अपॉन 2m, हमारी ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, जब अगर एंगल 90 डिग्री ना हो, कुछ भी अगर थीटा एंगल से वो एंट्री कर रहा है, तो वहां पर हमारी ये जो जितनी भी हमने वैल्यू देखी है इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो r की वैल्यू होती है वो होती है mv sin थीटा अपॉन QB, या फिर हम बोल सकते हैं mv परपेंडिकुलर वेक्टर बाय QB, ये हमारी वैल्यू होती है। और जो t की वैल्यू होती है वो होती है 2πm अपॉन QB, ये हमारी वैल्यू होगी। और जो पिच की वैल्यू होगी, जो पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब समझ लो आप पहले, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, हेलिकल मोशन कर रहा है, मींस सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, साथ साथ वो एक लीनियर डिस्टेंस भी चल रहा है। तो जो टू सर्कुलर मोशन है उनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पिच, जिसकी जो वैल्यू होती है 2πm वेलोसिटी पैरेलल वेक्टर बाय QB, ये हमारी वैल्यू होती है। और वेलोसिटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है v cos थीटा, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब होता है v sin थीटा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज आती है हमारी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये सब मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और इसमें एक क्या है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब हमारे पास एक कंडक्टर है ना कि चार्ज पार्टिकल, तो कंडक्टर पर हमारी फोर्स कितनी लगती है, वो लगती है BIL sin थीटा। B में मैग्नेटिक फील्ड, I हमारा करंट, L मतलब जो कंडक्टर की लेंथ है वो, और जो साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो थीटा होता है, थीटा का मतलब होता है जो हमारा ये करंट है इसकी जो लेंथ एलिमेंट है ये, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सब, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारे यहाँ पर थीटा। इसकी भी जो डायरेक्शन है हम अपना लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं, मींस जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता था उसी से हम वैल्यू देंगे। नेक्स्ट आता है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, दूसरा हाँ ये रहा, हाँ ये हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर थे, इन दोनों के बीच में हमारे पास जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, ये हमारी वैल्यू हो गई। जिसमें जो न्यू नॉट तो वो तो कांस्टेंट हो गया, I1 जो फर्स्ट वाले में करंट फ्लो हो रही है, I2 मतलब सेकंड वाले करंट में फ्लो हो रही है, L मतलब जो इन दोनों की जो लेंथ है वो, और 2π तो हमारा कांस्टेंट है, और r का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये सब वैल्यू रखने के बाद हम क्या पता लगा सकते हैं, फोर्स का पता लगा सकते हैं बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। और इसकी यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम लेफ्ट हैंड रूल से ही देंगे। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो एक हमारे पास टॉपिक आता था साइक्लोट्रॉन एंड वेलोसिटी फैक्टर, बट वो बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपके नोट्स में डाल दूंगा, पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आ जाता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। देखो आपके पास एक लूप है, जिससे हमारे पास ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें बीच में हमने क्या लगा दिया, एक लूप इस तरीके से लगा दिया। तो इस पर लूप पर क्या लगती है, इस लूप पर एक टॉर्क लगती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है NIBA sin थीटा, ये हमारी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, ये जो टॉर्क है, अगर इसकी जो मतलब कि ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, अगर इसकी जो डायरेक्शन है वो मतलब इसका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो, थीटा का मतलब क्या है, जो ये जो लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इन दोनों के बीच का एंगल जो 0 डिग्री हो, तो वहां पर टॉर्क कितनी लगेगी, 0 लगेगी, क्योंकि पहले से इस डायरेक्शन में अलाइन है। और अगर ये 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर, तो इसको पूरा घुमाना पड़ेगा, तो इस पर टॉर्क क्या लगेगी, मैक्सिमम हमारी टॉर्क लगेगी। बाकी जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो MB sin थीटा, भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है पॉइंट। बाकी आपके यहाँ पर सारे फॉर्मूला लिखे हुए। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक, बाकी इसका जो डेरिवेशन है उसकी वो वीडियो आपको मतलब यहाँ पर मिल जाएगी, आई बटन से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज M इज इक्वल टू NIA, मींस जो हमारा करंट है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है किसी भी लूप में, उन सब की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वहां पर हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, वो आती है मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारी होती है। बाकी इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता था
मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बट वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, हो सकता है सीयूटी में आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो आप एक बार यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्जामिनेशन में, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ जाता है, वो आ जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है, ये हमारा क्या करंट मेजर करने के लिए, मींस करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है और कितना फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को हम पता लगा सकते हैं। अब देखो आप सोचोगे कि वो तो एमीटर भी कर सकता है, तो उसका काम अलग क्या है। देखो ये क्या होता है, हाईली सेंसिबल डिवाइस होता है, तो जहां पर मतलब मिनिमम बहुत छोटा सा भी करंट भी अगर फ्लो हो रहा है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। और इसका नाम मूविंग कॉइल इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारी ये कॉइल होती है ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, इसके मोशन की वजह से हमें करंट की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, इसका जो मतलब कि स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, हमारे हमने साइड में क्या लगाई होती है, मैग्नेट्स लगाई होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बीच में हमने कोयल लगाई होती है, सबसे ऊपर हमारा होता है टोरिजन हेड और नीचे होता है हमारा स्प्रिंग जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो आपको फिनोमेना पता है, जब भी कोई करंट कैरिंग कोयल हमारे पास क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो उस पर क्या लगता है, उस पर टॉर्क लगता है, जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है, NIBA हमारी वैल्यू होती है। अब अगर मान लो इस पर टॉर्क लगेगा, किसी चीज पर फोर्स लगती है तो ये इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन आने के लिए यहां पर क्या लगाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू होती है हमारी K, फाई हमारी वैल्यू होती है K मतलब 5 हमारा हो गया एक तरीके से टोरिजन कांस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा और जो रेस्टोरिंग टॉर्क लगा, ये दो टॉर्क की वैल्यू होगी, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर इन दोनों को हम इक्वल रखें तो वहां से हमारे पास करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि आती है I = K phi NBA हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आती है। और I = G phi भी हम वैल्यू लिख सकते हैं। G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और phi मतलब हो गया हमारे पास यहां पर टोरिजन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास वहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा था। नेक्स्ट आता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब सिंपल मतलब है कि वहां पर मिनिमम कितनी करंट फ्लो हो रही थी उसको अच्छे से सेंस करने की मतलब की पावर को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, जिसकी जो वैल्यू होती है IS = 5/I हमारी वैल्यू होती है। ऐसी आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को मतलब है मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज को मेजर करने की सेंसिटिविटी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसकी जो वैल्यू होती है VS = 5/V हमारी वैल्यू होती है। बाकी कुछ नोट पॉइंट्स आते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो कि होते हैं, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स द करंट sensitivity will also increase, but the problem is that we cannot increase the number of turns beyond the certain limit if we do so the resistance of the galvanometer will increase। means number of turns बढ़ाने से हमारी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मींस हमें और एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, बट एक लिमिट से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते। क्यों? अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बढ़ा दिए तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का वो भी हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट बाय यूजिंग होर्सशू मैग्नेट। यहां पर हम होर्सशू मैग्नेट यूज करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ द कॉइल आल्सो कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट बिकॉज इट मेक द गैल्वेनोमीटर बल्की। मींस ये इसको क्या कर देगा, भारी कर देगा। कॉइल को अगर ज्यादा भारी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो उसका क्या मोशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक नया टॉपिक आता है, अगर गैल्वेनोमीटर को हम एज अ एमीटर और एज अ वोल्टमीटर भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर के हम क्या करें, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दे तो वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है वो एज हमारे पास एमीटर का काम करता है, जिसकी जो वैल्यू होती है S = IG × G / I - का IG। IG मतलब है जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है वो, I का मतलब जो सर्किट में करंट है वो, और G मतलब हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम, ये हो गया हमारा शंट की वैल्यू। शंट का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास पॉइंट आता है। जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनता है। बात करते हैं कुछ नोट्स पॉइंट्स की, जो कि आता है एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0। रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर का 0 होता है। अगर उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर देगा, तो वहां पर वो मतलब वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको क्या है हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इफ वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस एमीटर इन पैरेलल इट विल ड्रॉप मोर करंट ड्यू टू इट विल डैमेज। वही है कि वो डैमेज हो जाएगा अगर उसको पैरेलल में कर देते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर पे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर तो हमारे पास वहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो एक हमारे पास वोल्टमीटर का काम करेगा, जिसमें जो R की वैल्यू है, मींस जो हाई रेजिस्टेंस लगाया था उसकी वैल्यू होती है V/2
अपॉन आई जी माइनस का जी, ये हमारी वैल्यू आएगी। और जो आर डैश मीन्स जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस का जी, मीन्स जो पुराना रेजिस्टेंस था और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था वो हम दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास वहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स की वोल्ट मीटर से रिलेटेड, वो आते हैं वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, उसको सीरीज में कर देंगे तो सारा करंट तो वही ले लेगा, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ ग्राफ्स आते हैं इस चैप्टर से लास्टली, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और आपके बोर्ड्स में और सीयूटी के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले आता है फॉर करंट कैरिंग स्टेट एंड थिन कंडक्टर ऑफ अ लार्ज लेंथ। तो जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है और आपका क्या है, एक कंडक्टर है, उससे अगर आप डिस्टेंस दूर दूर जाते जा रहे हो तो वहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द कंडक्टर। ये आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। नेक्स्ट आपका ग्राफ आता है फॉर करंट कैरिंग थिक कंडक्टर। अगर आपके पास एक थिक कंडक्टर है जिसके अंदर सरफेस पर और बाहर हम तीन जगह पर अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप सेंटर से लेके आप अपना सरफेस की तरफ चलते हो तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना जितना आप सरफेस की तरफ जाते हो उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, सरफेस पर मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाते रहते हो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। यही वो ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल में भी ऐसे होता है, अगर सेंटर से आप अपना एक्सिस की तरफ मींस सरफेस की तरफ जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, फिर जब सरफेस से आप दूर जाते हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो उसी तरीके को ये ग्राफ क्या कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है। लास्टली आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ छोटी छोटी चीजें आती है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप इनको क्वेश्चन को और इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, एक तरीके से थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पॉइंट टू पॉइंटर है, आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपका भी दिमाग खुलेगा। तो ये पॉइंट्स मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से आ जाता है हमारे पास पूरे चैप्टर का रिवीजन। हमने इस चैप्टर में सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप आपके सभी टॉपिक्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी किसी टॉपिक में अगर आपका डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम उसको क्लियर कर लेंगे। बाकी सीयूटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर आपके 12th में जो बोर्ड्स होंगे उनसे रिलेटेड अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चैनल पर और भी सब हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए पड़ी हुई हैं तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।